हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन देसी संगम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से नरेशन के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनके द्वारा हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आसानी से बदल सकते हैं। चलिए पहले बातें करते हैं कि नरेशन होता क्या है, नरेशन के बारे में समझ लेते हैं। नरेशन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, नरेशन में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, और सेम उसी प्रकार से वापस अगर हमें आना पड़े कि इनडायरेक्ट वाले नरेशन को हम वापस डायरेक्ट में चेंज करना चाहें तो उसे किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो बार बार आप सुनते हो नरेशन 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 नरेशन, क्या होता है आज आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए समझते हैं एक एक करके पहले इन पॉइंट्स को कि मैंने यहाँ पे क्या बता रखा आपके लिए, ठीक है। देखो, नरेशन के बारे में मैंने बताया कि इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो इंग्लिश के नैरेट शब्द से हुई है। किससे हुई है? नैरेट। अगर आपको नैरेट का मतलब पता है तो आप नरेशन का मतलब भी समझ जाएंगे। नरेशन का मतलब होता है कथन, एंड नैरेट का मतलब होता है किसी बात को कहना, ठीक है, किसी बात को बताना। तो नैरेट का मतलब क्या हो जाएगा? कहना। इसी नैरेट से क्या बना है? नरेशन बना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि नरेशन जो होते हैं वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। नरेशन के दो भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन और दूसरे को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। ध्यान से देखिएगा, नरेशन आपको फिर दोबारा कभी किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास करिए, जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा आपके लिए, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक आपके लिए लिखा, इसे आप नोटबुक में अपने नोट करिए और एक अच्छा सा नोट बनाइए नरेशन के बारे में, ठीक है। तो मैंने बताया कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। अब डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो जैसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम से ही आप ये स्पष्ट कर पा रहे हो कि डायरेक्ट का मतलब कोई बात जो है वो डायरेक्टली कही जाएगी। डायरेक्ट का मतलब जानते हो प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। तो डायरेक्ट नरेशन वह होता है जिसमें वक्ता का मतलब स्पीकर, जो भी बात को कहने वाला होता है एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब स्पीकर की बात को, स्पीकर के कथन को ज्यों का त्यों हम कह देते हैं तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन है। यह बात सबको क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को एज इट इज हम कह देते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के, घुमा फिरा के अपने तरीके से उसको हम बताते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन बोलेंगे, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, ये जो मैंने परिभाषा यहाँ पे बता दिया एक तरीके से समझने के लिए, इसको पढ़ने के बाद ना आपको चीजें समझ में नहीं आई होंगी कि क्या ज्यों का त्यों कह दिया गया, कौन सी बात को घुमा फिरा के कहा गया। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। सचिन सेज टू मी दे विल गो। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब भी डायरेक्ट नरेशन का कोई वाक्य आपको दिया जाएगा तो उसमें कॉमा का यूज किया गया होगा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज किया जाएगा। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो भी डायरेक्ट नरेशन का वाक्य होगा इसमें ये दोनों चीजें जरूर पाई जाएंगी। तो जो मैंने यहाँ पे वाक्य लिख रखा है, सचिन सेज टू मी दे विल गो, ये मेरा डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है, क्योंकि जो बात कही गई थी वो ज्यों का त्यों उसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या कर दिया है? रख दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन में ज्यों के त्यों कही गई बात को हम क्या करते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं इनडायरेक्ट नरेशन की, तो इसी बात को हमने कंजंक्शन का यूज करके क्या कर दिया? थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कुछ और घुमा फिरा के कह दिया। तो सचिन टेल्स मी दैट दे विल गो, ऐसे बात को थोड़ा सा बढ़ा के कह दिया गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने ना तो किसी कॉमा का यूज किया है ना ही किसी डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है। तो सिर्फ डायरेक्ट नरेशन में इनका यूज किया जाएगा, इनडायरेक्ट में ये चीजें क्या हो जाएंगी? अपने आप गायब हो जाएंगे, ठीक है। अपने आप गायब होने का मतलब कि कुछ रूल्स हैं जिनको हम आगे देखेंगे तो आप समझ पाओगे कैसे यहाँ पे दैट आ गया। इसके बारे में हम डिस्कस आगे रूल्स के बारे में करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। अब देखो, डायरेक्ट नरेशन की मैंने बात की, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं। अब डायरेक्ट नरेशन जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसमें आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक पार्ट तो होगा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हो गया, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? इसके बाहर वाला भाग। तो जब इसको दो पार्ट में चेंज करेंगे डायरेक्ट नरेशन को, तो जो दो पार्ट बनते हैं, पहले वाले को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब इसमें से कौन सा होगा? तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो भाग होता है उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मान लो ये मेरा वाक्य दिया गया था, तो ये तो मेरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा, इसके अंदर का भाग हो गया, ठीक है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग कौन सा हो जाएगा? ये। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर रिपोर्टेड स्पीच किसे कहेंगे? तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग रहेगा, जिस बात को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया था, उस बात को क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको आप क्या बोलोगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलोगे। यह बात आपको समझ में आई होगी। मैंने इसलिए बताया आपको, नरेशन जो होता है वो इंग्लिश के नैरेट से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है कहना, और नरेशन को दो भागों में बांटा गया। पहले को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों
हम क्या कर देते हो, लिख देते हो, जो कहते हो बता देते हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। इसमें क्या होता है, सिंगल कॉमा का यूज किया जाता है एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज किया जाता है। बात करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन की, तो इसमें बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा जाएगा और इसमें ना तो सिंगल कॉमा आएगा ना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब बात आ गई कि डायरेक्ट नरेशन को भी दो भागों में बांटा गया है। तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक था इसके बारे में ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि आपसे कोई पूछे नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने टाइप होते हैं, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको आसानी से बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे जनरल रूल्स हैं जिनको जान के हम डायरेक्ट नरेशन के दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं, डायरेक्ट नरेशन का कोई सेंटेंस दिया गया होगा और बोलेगा कि आप इसे क्या करो, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो। और अगर मान लीजिए कि इनडायरेक्ट नरेशन का भी कोई वाक्य हमको दिया जाता है, तो यदि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आता है तो उसी रूल्स को रिवर्स करके हम फिर इनडायरेक्ट से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन में बदल सकते हैं। चलिए समझते हैं। पहली पॉइंट मैंने नोट लिखा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम कौन कौन से। पहला नियम कहता है कि डायरेक्ट नरेशन में आए हुए सिंगल कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। यानी कि जब भी हमारे पास कोई डायरेक्ट नरेशन का वाक्य दिया गया है उसे हम बदलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो डायरेक्ट नरेशन में दिए गए कॉमा को और डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था तो आप देख रहे थे कि डायरेक्ट नरेशन में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा था, लेकिन जैसे उसको इनडायरेक्ट हमने बदला था वो क्या हो गया था, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट जो नरेशन होता है वो दो टाइप के होते हैं, उसमें दो प्रकार होता है। पहले को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट था उसका टेंस कभी नहीं बदलेगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है, अब देखो आरवी और आरएस का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट, इफ या वेदर का भी प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जब आप उसका यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे थे कि मैंने बीच में दैट का प्रयोग किया था, दैट जोड़ने के लिए किया गया था, तो ठीक उसी प्रकार से कंजंक्शन दैट, इफ या वेदर का यूज किया जाएगा। ये पॉइंट्स आपको सब क्लियर हो जाएंगे जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। अब देखो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखिए कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चेंज करेंगे। ये काफी बच्चे याद नहीं रख पाते इस चीज को, तो बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है इस चीज को याद करने में। मैं आपको एक एक पॉइंट, पहले मैं चेंजिंग द प्रोनाउंस के बारे में आपको बताऊंगा कि सर्वनाम में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। फिर उसके बाद बातें करेंगे हम चेंजिंग ऑफ टेंसेस, कि टेंस का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। एंड देन उसके बाद बात करेंगे अगेन चेंजिंग द वर्ड शोविंग नियरनेस, यानी कि ऐसे शब्द जो निकटता दिखाते हैं, जैसे कि दिस, ठीक है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे जो निकटता को दिखाएंगे उनको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में इन चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो आपको इन चीजों को क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, एक अच्छा सा नोट बनाइए। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ, क्योंकि जब आप नोट बनाओगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। और मान लो आपने कोई भूल कर दिया तो आप क्या कर पाओगे, फिर से उस नोट के माध्यम से उन सारी चीजों को आप देख के आसानी से समझ पाओगे। चलिए हम बातें करेंगे कि चेंजिंग द प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउन बदलने के कौन कौन से नियम है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम चेंजिंग द प्रोनाउंस के नियम को समझ सकते हैं आसानी से, यानी कि प्रोनाउंस में किस प्रकार से आप परिवर्तन कर सकते हो। तो जब कभी भी आपने पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल पढ़ा था जिसमें आपको बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन पाए जाते हैं, सेकंड पर्सन पाए जाते हैं और थर्ड पर्सन पाए जाते हैं, इसके साथ में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो मैं इस बेस पे आगे बढ़ता हूँ कि आपको ये चीजें पता है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो एक बार उनके बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चेंजिंग द प्रोनाउंस में जानने के लिए आपको जरूरी है कि पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को एक बार ध्यान से देखिएगा। तो आप देखेंगे कि उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन 3 प्रकार के पाए जाते हैं, और साथ में नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस पाया जाता है। तो इनका यूज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो इसके बारे में जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। मैंने रूल से लिखे यहाँ पे कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन पाए जाए, पहले हम बातें किसके बारे में करेंगे, फर्स्ट पर्सन के बारे में। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, अच्छा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जैसे कि आई आएगा, मी आएगा, माई आएगा, या फिर माइन और माई सेल्फ। जब आप टेबल देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन वी, अस,
आवर सेल्फ, यानी कि आई वाला जितने भी पेयर होंगे सारे वो आएंगे और साथ में वी के फैमिली मेंबर आएंगे। आई और वी के फैमिली मेंबर वाले किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में। तो आप याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन में इस तरीके से कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी का जो भी फैमिली होती है आगे, आई, मी, माई, वी, अस, आवर सेल्फ्स, ऐसे जो भी आते हैं वो किस में आएंगे? फर्स्ट पर्सन में। तो यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किसकी बातें कर रहे हैं? डायरेक्ट नरेशन की बातें कर रहे हैं। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलना है तो डायरेक्ट नरेशन का जो वाक्य हमको दिया गया होगा उसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन आई और वी के फैमिली का कोई आता है तो इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को आप पहचानिए, क्योंकि बार बार अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बोला जाएगा। तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाए तुरंत आप कामा के बाहर वाले के पास आ जाइए, ठीक है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाए तुरंत आप इस कामा के अंदर के बारे में चले जाइए। तो ये आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का कौन सा हिस्सा होता है और रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा हिस्सा होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैंने बताया कि जब भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएंगे। चलिए एग्जांपल के माध्यम से, हाँ एक और बात ध्यान दीजिए कि पर्सन, केस और नंबर का ख्याल रखेंगे। यदि सब्जेक्टिव केस वाले को चेंज करना है तो बदलने के बाद भी सब्जेक्टिव केस वाला लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है तो बदलने के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस वाला लाना पड़ेगा। पॉसेसिव केस का चेंज करना है तो पॉसेसिव केस। तो पर्सन, केस और नंबर का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये चीजें आपको ज्यादा अगर क्लियर नहीं हुई होंगी तो आप इसके बारे में परेशान मत होइए। मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल डायरेक्ट नरेशन का यहाँ पे दिया गया है कि ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू किल माई hen। आप देख रहे हैं कि, अच्छा मैं इसको पहले क्लियर कर दूं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग क्या बोलोगे भाई? रिपोर्टेड स्पीच बोलोगे, ठीक है। और इसके बाहर वाले भाग को क्या बोलोगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलोगे। ये हमारा जो वाक्य दिया गया वो किसमें है? डायरेक्ट नरेशन में है, ठीक। पूरी चीजें मैं यहाँ पे आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी उसके बारे में बातें नहीं किया है। मैं बातें करूंगा पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने का, ठीक है। कैसे प्रोनाउंस को चेंज करेंगे इसके बारे में बताना, तो उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। बाकी जो चीजें मैं चेंज करूंगा उसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे? सीखते जाएंगे। अब जैसे ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू किल माई hen, तो मैंने देखा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा मेरा कहाँ पे? यहाँ पे। इस वाले भाग में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे क्या आ गया? आई। किसके जगह पे आया? ये सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस में है। इसको जब चेंज करके हम लाएंगे तो दूसरे वाले भाग में जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो वहां भी हमें सब्जेक्टिव केस ही चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं तो मैंने देखा यहाँ पे पॉसेसिव केस भी आया है, ठीक है। ये किस में आया है? पॉसेसिव केस में। तो दोनों चीजों को हम चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन का है ये, ठीक। सॉरी। अब देखिए बनेगा ही सेज टू मी को हम चेंज करेंगे ही टेल्स मी। आपको बातें नहीं समझ में आएगी तो देखिए मैं बता दूं एक बार कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो इसके अंदर वाले का टेंस को नहीं बदलते हैं। ये मैं जब टेंस बदलना सिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आप सिर्फ फोकस करिएगा कि आई कैसे चेंज हो रहा है और माई कैसे चेंज हो रहा है। तो ही टेल्स मी बनेगा, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। जब कभी भी असर्टिव सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट आता है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्टिव केस में आई था फर्स्ट पर्सन में, तो हमने बताया इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये है, सब्जेक्ट कौन है? ही। इसके अनुसार इस आई को चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट के पास। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आई तो पहले सब्जेक्ट के रूप में ही तो था, तो यहाँ से ही वाला भी सब्जेक्ट के रूप में क्या बनेगा? ही बनेगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको? मैंने बोला कि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, जाएगा किसके पास? सब्जेक्ट के पास। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या बन जाएगा? ही। तो बना ही टेल्स मी दैट ही। अब यहाँ पे तो आई के हिसाब से वर्ब लगी थी एम। मैंने बोला कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, आप देख रहे हो कि यस लगा तो प्रेजेंट टेंस में, विल शैल लगा होता तो फ्यूचर टेंस में होता। तो जब कभी भी यह प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, लेकिन वर्ब तो बदलेगी। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आई था तो क्या लगा था? एम लगा था। यहाँ पे क्या बन गया? फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज हो गया तो ही बन गया। तो ही के साथ क्या लगाओगे? इज लगाओगे। तो बना ही टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू किल। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पे जो मेरा पॉसेसिव केस में था यह माई आई के हिसाब से था सब्जेक्ट, अब मेरा क्या बन गया? ही। इसका पॉसेसिव केस क्या बनेगा? हिज। देन क्या लिखोगे? hen। तो मेरा जो इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य था वो बन गया ही टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू किल हिज hen। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। रजनी सेज आई एम इंटेलिजेंट। इसको मैं बनाता हूं इन डायरेक्ट नरेशन में। तो आप लिखेंगे
सेज, अब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया होता तो हम प्रयोग करते उसको टेल या टेल्स में चेंज करते, ये चीजें आप सीख जाओगे। तो इसको हम लिखेंगे रजनी सेज, नहीं आया तो इसको चेंज नहीं करेंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। ये भी चीजें आपको समझ में आएंगे। हमें यहाँ पे देखना है कि आई जो हमारा वो फर्स्ट पर्सन का है। हमने बताया आपको कि फर्स्ट पर्सन में आई आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाओगे। तो ये बार बार आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट कौन है? रजनी। रजनी के हिसाब से चूंकि आई यहाँ पे प्रोनाउन है तो इस रजनी के हिसाब से हमें यहाँ पे कोई प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। रजनी लड़की का नाम है तो प्रोनाउन किसका यूज करेंगे? सी का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर रजनी क्यों नहीं लिखे? हमें यहाँ पे प्रोनाउन था तो प्रोनाउन के बदले क्या लेके आना है? प्रोनाउन को लेके आना है। प्रोनाउन के बदले किसी नाउन को नहीं लिखेंगे। आपको पता होगा प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी नाउन के बदले यूज किया जाता है। तो इस नाम रजनी लेडीज का नाम है तो वहां पे सी का यूज कर देंगे। तो रजनी सेज दैट सी, अब आई एम इंटेलिजेंट, आई के हिसाब से एम था तो सी के हिसाब से क्या लग जाएगा? इज और इंटेलिजेंट। इसमें कोई पॉसेसिव केस नहीं आया था। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको प्रोनाउन कैसे मैं चेंज करना, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट पर्सन का आएगा तुरंत सब्जेक्ट के पास जाओ और चेंज कर दो। ये एग्जांपल मैंने लिखा है, आप इसे बनाइए इंटरनेट नरेशन में और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं जान पाऊं कि आपने इससे कितना सीखा है। ठीक है, आप हौसला मत खोइए, घबराइए मत इसको देख के, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। पहली बार यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। वीडियोस को आप 2 बार देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरे नियम को समझ सकते हैं। दूसरा नियम में कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में मैंने एक जगह लिखा था कि यदि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का मतलब ही क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। आप इसको याद रखिए। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, जैसे सेकंड पर्सन में कौन कौन सी चीजें आएंगी? मैंने लिखा यहाँ पे यू, योर, योर्स, योरसेल्फ या फिर योरसेल्फ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेकंड प्रोनाउन में यू की फैमिली वाले आएंगे। फर्स्ट पर्सन में कौन सा आ रहा था भाई? आई और वी। सेकंड में कौन सा आ रहा है? यू की फैमिली वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि सेकंड पर्सन में यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जैसे कि यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स आते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। कैसे बदले जाएंगे? चलिए एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे लिखा है बिपिन सेज टू मी, तो आप ये जानिए कि बिपिन सेज टू मी किससे बदल जाएगा? बिपिन टेल्स मी, क्योंकि प्रेजेंट में है तो अगर ऑब्जेक्ट आता है सेज के बाद तो उसको टेल से बदल देते हैं। अगर यहाँ पे से होता तो यहाँ पे टेल करते। ये चीजें आपको समझ में आएंगी, इसके बारे में घबराइए मत। आप सिर्फ इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के प्रोनाउन को चेंज करना अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो विपिन टेल्स मी कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो हमारा प्रोनाउन था वो क्या आ गया? रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को प्रोनाउन कौन सा आ गया? सेकंड पर्सन का। तो बोला है सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब। कौन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है? मी। ये तो हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट के रूप में था, लेकिन यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आपको पता है आई बनता है, तो बनेगा विपिन टेल्स मी दैट आई। अब कुछ करना नहीं, टेंस तो बदलेंगे नहीं, तो आई डू। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि पसेसिव केस आ गया। संबंध बता रहा है कि तुम्हारा काम, तो यू के हिसाब से तो योर था, आई के हिसाब से क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर माई हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। इसके लिए क्या नियम कहता है? कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन थर्ड पर्सन में ही के फैमिली वाले जैसे ही, हिज, हिम ऐसे कुछ भी आए, सी के फैमिली से सी, हर ऐसे कुछ भी आए, इट की फैमिली से इट और इट्स, एंड दे के फैमिली से हम बात करें देम, देयर ऐसे कुछ भी आए, या फिर कोई भी नाउन आता है तो उसमें क्या किया जाएगा? नो चेंजिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है? नो चेंजिंग। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन आई वी सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू आया तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन थर्ड पर्सन आएगा तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ऐसा हमारा नियम कहता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि क्या नियम कह रहा है। आई से ही इज कॉलिंग सोहन, तो मैंने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही आ गया। ना तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है ना तो सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रहता तो आई के हिसाब से, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट को ढूंढते, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो आगे हम सीखेंगे कि तब क्या करना होगा हमें। लेकिन यहाँ पे हमें थर्ड पर्सन का मिला तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो सिंपली बनाएंगे। चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ से किसी में चेंज नहीं होगा। लिखेंगे आई से, अगर ऑब्जेक्ट होता तो टेल में चेंज होता। आई से दैट ही इज कॉलिंग सोहन, जो कि प्रॉपर नाउन है तो सोहन का एस जो होता है क्या रहेगा?
कैपिटल में रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे ही को चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन का था। अगर यहाँ पे कोई पॉसेसिव केस भी आता ना तो वो भी उसी में पड़ा रहता, वो भी चेंज नहीं होता। इस एग्जाम्पल को आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको कितनी चीजें समझ में आई है। अब बेसिकली मैंने जो चीजें 3 नियम बताया था आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को, इसको बोला जाता है सन बट्टा 123 फार्मूला। क्या बोला जाएगा? सन बट्टा 123। ये कोई ऑथेंटिक फार्मूला नहीं है, ये हम याद रखने के लिए बना सकते हैं इसको कि सन बट्टा 123 इसका मतलब क्या होगा। तो देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंजिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन से आते हैं और थर्ड पर्सन में कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।